लॉक मैनेजमेंट के बारे में सीखा था। सो लॉक मैनेजमेंट में हमने दो चीजें देखी, एक था शेयर लॉक, ओके तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक, जिसे हम लोग लॉक मैनेजमेंट ऐसे बोलते हैं। तो शेयर लॉक जो हम लोग शेयरिंग में यूज कर सकते हैं, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्शन परफॉर्म होती है विच इज रीड ऑपरेशन, मतलब कि आप सिर्फ डेटा का जो स्टेटस है उसको रीड कर सकते हो, और एक्सक्लूसिव में आप लोग रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेडलॉक हैंडलिंग। ओके तो डेडलॉक यानी ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि डेडलॉक यानी कि ऐसे लॉक्स जिसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और ऐसे सिचुएशन कब आती है कि जब आप लोग को एक ही अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वही सेम अकाउंट पे क्रेडिट और डेबिट सेम टाइमिंग पे हो रहा है, और आपका जो डेटाबेस है वो अगर कंसिस्टेंस नहीं कर रहा है या फिर उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और इसलिए वो क्रैश हो गया, तो उस टाइम पे डेडलॉक सिचुएशन आती है। डेडलॉक डेड यानी खत्म होना, यानी वो डेटाबेस जो है वो क्रैश हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, ना रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दैट इज डेडलॉक सिचुएशन। और ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं कि इन फ्यूचर ऐसे कभी ऐसे सिचुएशन हमारे अकाउंट के साथ ना हो, यानी अपने डेटाबेस के अंदर ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए हम लोग पहले से ही उसको प्रिवेंट या फिर उसके प्रिकॉशंस लेते हैं। तो डेडलॉक का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपके ट्रांजैक्शन हैंग होना, मतलब कि जैसे आपको कभी कभी मैसेज आता है सर्वर डाउन या फिर ट्रांजैक्शन इज नॉट completed, otherwise your PC is hang, ऐसे कुछ भी ऐसे एरर्स आते हैं जब आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, या फिर सर्वर नॉट फाउंड, एरर 404, ये सारे मैसेजेस तब आते हैं जब आपका जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो डेडलॉक सिचुएशन में है, यानी वो हैंडल नहीं कर पा रहा है जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग पहले से ही प्रिकॉशंस लेते हैं, वो प्रिकॉशंस को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक हैंडलिंग। ओके डेडलॉक क्लियर हुआ। डेडलॉक यानी ऐसी सिचुएशन जब आपका डेटाबेस काम करना बंद कर देता है, और वो ऐसे बोल सकते हैं या फिर आपका डेटाबेस जो है वो हैंग हो गया है, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दैट इज डेडलॉक। और ऐसे डेडलॉक को हैंडल करने के लिए हम लोग पहले से ही प्रिकॉशंस लेते हैं, उसको बोलते हैं डेडलॉक हैंडलिंग। ओके तो अभी हम लोग देखते हैं कि डेडलॉक हैंडलिंग यानी क्या और उसको कैसे करते हैं। A system is said to be a state of deadlock if every transaction in a schedule is waiting for another transaction in the schedule to release the lock of some data items. ओके सिस्टम डेडलॉक हो चुकी है, ये आप लोग कब बोलोगे, जब एक ट्रांजेक्शन चल रहा है और वो ट्रांजेक्शन में रीड एंड राइट ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। तो जब आप लोग रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन एक अकाउंट पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप लोग कौन सा लॉक लगाते हैं उसके ऊपर, कौन सा लॉक लगाओगे, एक्सक्लूसिव लगाओगे या शेयर्ड लगाओगे? आपको दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, रीड भी करना है या राइट, एक्सक्लूसिव लगाओगे, करेक्ट। तो जब आप लोग एक्सक्लूसिव लॉक किसी अकाउंट पे लगाते हो, उसका मीनिंग होता है कि ये अकाउंट पे हम लोग रीड ऑपरेशन भी करने वाले हैं और राइट ऑपरेशन भी करने वाले हैं। तो जब ये एक्सक्लूसिव लॉक लगेगा, अकाउंट ए पे सपोज लगा है, तो दूसरा कोई भी एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म नहीं होता। मतलब एक बार आपने एक्सक्लूसिव लगा दिया तो अकाउंट जब तक आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता वो आपके नाम पे हो जाता है, तो दूसरा बी या फिर सी अकाउंट वाला उसके ऊपर ना डेबिट कर सकता है ना क्रेडिट कर सकता है, ठीक है। और अगर उनको करना है सेम टाइमिंग पे तो उनको वेट करना पड़ेगा टिल कि जब तक आपका ट्रांजैक्शन एंड नहीं होता। मतलब सपोज अकाउंट ए पे मेरे पीसी के आईपी एड्रेस से मैंने एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया है, तो जब तक मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक अकाउंट बी और सी को वेट करना पड़ेगा कि मैं जब तक लॉक को रिलीज नहीं करूंगी उनको वेट करना पड़ेगा। ओके और मेरा अगर ऐसे है कि मैं अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगाती हूँ तो मैं और कहीं जगह मतलब और किसी बी या सी पे जाके और एक लॉक नहीं लगा सकती, यानी एट अ टाइम में एक ही लॉक लगा सकती हूँ, तो एक ही ट्रांजेक्शन मेरा चल रहा है। तो डेडलॉक कब होता है
कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे स्लो काम कर रहे हैं या फिर आपका नेट बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, एक्सक्लूसिव लॉक हार्डली आप लोग 10 या 15 सेकंड के लिए लगा सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल ट्रांजेक्शन उसके ऊपर होते हैं। लेकिन आपका किसी का नेट अगर स्लो चल रहा है, आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है और आप लोग जल्दी से लॉक को रिलीज नहीं कर रहे हो, तो जो रिक्वेस्ट आते हैं अकाउंट ए पे, वो वेटिंग और वो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओके तो इससे क्या होता है, अकाउंट ए का जो डेटाबेस है उसके ऊपर प्रेशर बन जाता है और वो डेटाबेस क्रैश हो जाता है, बिकॉज वो एक लिमिट के बाद रिक्वेस्ट लेना एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कितने लोगों को, जब ज्यादा लोगों को वो वेटिंग कंडीशन में नहीं रख सकता, क्यों में ज्यादा लोग नहीं रह सकते। ओके जैसे कि आप लोग भी अगर सपोज ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हो और वो जब ऐसे बफरिंग होता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड वेट करोगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम लोग जल्दी से पेज को एग्जिट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मतलब हम लोग रुकते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो डेटाबेस के ऊपर प्रेशर आता है और वो अगर वो बार बार रिफ्रेश होने लगा यूजर के तरफ से तो वो डेटाबेस हैंग हो जाता है और इसे बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। यानी जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जब वेटिंग कंडीशन पे जा रहे हैं, तो वो जो टाइमिंग रहता है उसको बोलते हैं डेडलॉक हैंडलिंग, और उस टाइम पे डेटाबेस जो है क्रैश हो जाता है। ओके कंसिडर द ट्रांजेक्शन T0 to Tn, तो T0 यानी ट्रांजेक्शन 0 to Tn. In this case transaction T1 is waiting for T2 and T2 is waiting for T3 and so on. यानी ये जो ट्रांजेक्शन चल रहा है ये एक दूसरे के लिए वेटिंग पे है, मतलब जब तक T0 एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज नहीं करेगा तब तक T1 का ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, जब तक T1 नहीं कंप्लीट होगा तब तक T2 T3 ऐसे ये सब वेटिंग कंडीशन में है। At the last of the transaction, Tn is waiting for the transaction T0 in a cycle manner. यानी जब तक T0 अपना लॉक रिलीज नहीं करेगा, जितने भी उसके आगे वाले रिक्वेस्ट है T1, T2, T3, T4 टिल Tn, ये सारे क्या है, वेटिंग कंडीशन में है। तो Tn अल्टीमेटली किसका वेट कर रहा है, T0 का वेट कर रहा है कि तू जल्दी से रिलीज कर दे, मतलब ये बाकी लोग जो क्यू में लगे हैं इनका ट्रांजेक्शन हो जाएगा और फिर मेरा नंबर आएगा। सो ये जो सिचुएशन रहती है इसको डेडलॉक हैंडलिंग बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको डेडलॉक? यस मैम। ओके The transaction present in a deadlock is either rollback or restart. ओके जब आप ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आपका डेटाबेस नहीं हैंडल कर रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग रोल बैक करो अदरवाइज रीस्टार्ट करो। ओके मतलब दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही होता है। रोल बैक एंड रीस्टार्ट यानी जो हैंग हो गया है वो जब सिस्टम है उसको एंड कर दो डायरेक्टली और फिर से रिफ्रेश हो, मतलब डेटाबेस जो है खुद से रिफ्रेश हो जाता है और न्यू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है। यानी जो क्यू लगी है T1 to Tn वो सब डिस्कार्ड कर देगा, डिलीट कर देगा डायरेक्टली, और वो एकदम फ्रेश हो जाएगा पेज और न्यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। ये एक ऑप्शन है आपके पास। द रोल बैक ऑफ द ट्रांजेक्शन में भी पार्शियल, द ट्रांजेक्शन में रोल बैक टू द पॉइंट वेयर इट ऑब्टेन ऑन अ लॉक होल रिलीज रिजॉल्व द डेडलॉक। लेकिन जब आप लोग रोल बैक करते हो तो हर किसी की रिक्वेस्ट जो है अलग अलग रहती है। सपोज मैं मोबाइल का रिचार्ज कर रही हूँ अकाउंट ए से, कोई टीवी का रिचार्ज कर रहा है अकाउंट ए से, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है अकाउंट ए से, तो ये अलग अलग डेटाबेस है और अगर आपने इसको रिफ्रेश किया तो इसका जो इफेक्ट होता है ये पार्शियली हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये या तो परफेक्टली वर्क करेगा, रिफ्रेश हो जाएगा, अदरवाइज ये डेटाबेस को पार्शियली अपडेट करेगा, यानी किसी यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो रोल बैक इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक सिचुएशन। हाँ लेकिन अगर सपोज 2-3 ट्रांजेक्शन है, मतलब ज्यादा बड़ी क्यू नहीं है, तो आप लोग रिस्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 100 रिक्वेस्ट क्यू में है तो रिस्टार्ट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर डेडलॉक। ओके उस टाइम पे तो मतलब ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपका डेटाबेस वैसे भी क्रैश हो जाएगा। तो डेडलॉक के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, कम अगर आपकी क्यू है तो आप लोग रीस्टार्ट कर सकते हो। इट इज नॉट अ गुड टू हैव एनी ट्रांजेक्शन दैट कॉज डेडलॉक। टू हैंडल द डेडलॉक सिचुएशन वी हैव टू ऑप्शन। वन इज टू अवॉइड द सिस्टम टू एंटर इन अ डेडलॉक बाय डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड, और आफ्टर डेडलॉक ट्राई टू रिकवर इट बाय डेडलॉक डिटेक्शन एंड लॉक रिकवरी मेथड। तो रोल बैक या फिर रीस्टार्ट करने से अच्छा है, आपके पास दो ऑप्शन है
कि आप लोग ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि आपके डेटाबेस के ऊपर डेडलॉक कभी आए ही ना, ऐसी सिचुएशन ही कभी क्रिएट ना हो कि आपका जो डेटाबेस है वो हैंग हो जाए। तो आप लोग पहले से उसको प्रिवेंट करो या फिर उसके प्रिकॉशंस लो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर सपोज कभी ऐसे डेडलॉक की सिचुएशन आ भी जाती है और अगर डेटा आपका क्रैश हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो आपके पास उसको रिकवर करने की जो है मेथड होनी चाहिए। रिकवर करना यानी क्या, कि जो आपका डेटा डिलीट हो गया है उसको फिर से वापस लाना, दैट इज रिकवरी मेथड। तो आपके पास दो ऑप्शन है। सो हैंडल अ डेडलॉक फॉलोइंग आर द मेथड। नंबर 1, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं। नंबर 1 मेथड विच इज डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक को प्रिवेंट करो। सेकेंड, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक होने वाला है या फिर ऐसे अभी मतलब जो प्रोसेस हो रही है उसको देख के डेटाबेस को खुद समझना चाहिए कि अभी डेडलॉक होएगा, तो उससे पहले ही वो डिटेक्ट करे। और थर्ड इज डेडलॉक रिकवरी। और इतना सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर सपोज हो गया है डेडलॉक, तो वो जो डिलीट हो गया है डेटा उसको रिकवर करे। तो इस तरह से जो है आप लोग डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन यानी क्या, कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। The DBMS regularly checks all the transaction operation which are going to execute to prevent any deadlock situation in the system. फर्स्ट क्या है डेडलॉक प्रिवेंशन, कि आपका जो सिस्टम स्टार्ट होगा तो DBMS या फिर जो आपका डेटाबेस सिस्टम है, इसने सारे ट्रांजेक्शन जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं या फिर जो भी कल जो हो गए थे, ऐसे सारे ऑपरेशंस को एक बार चेक करना है कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गए थे या फिर जो चल रहा है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, कहीं पे एरर आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है, डेटाबेस को पहले से ही आइडिया मिलती है कि आगे जाके यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, कि सपोज नेटवर्क स्लो है, सर्वर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डेटाबेस में अपडेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो ऐसे टाइम पे डेडलॉक आ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपका DBMS का सिस्टम है उसने रेगुलरली सारे ट्रांजेक्शन को है चेक करना है, बार बार चेक करना है कि सब सही चल रहा है कि नहीं। क्लियर डेडलॉक प्रिवेंशन? यस मैम। आपको पहले से ही प्रिकॉशंस लेना है। देन और ये जो हम लोग बोल रहे हैं या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें लॉजिकली हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जब प्रैक्टिकली होता है तो ये बाय सिस्टम होता है। आपको ऐसे बैठ के कुछ वहां पे करने की जरूरत नहीं रहती, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हो जाती है। आपको ये सारी लॉजिकली सिर्फ थ्योरी है अंडरस्टैंड के लिए कि इंटरनल प्रोसीजर क्या रहती है डेटाबेस की। Then the checking of all the operation is done to analyze whether the execution them leads to the system is deadlock or not. If any operation of the transaction leads the system in a deadlock state, then transaction will not allow for the execution. In case अगर database को ऐसे या फिर database system को ऐसे लग रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट अभी आ रही है ये बहुत ज़्यादा आ रही है या फिर एक ही अकाउंट से बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो क्या करता है, वो अकाउंट को होल्ड पे डालता है। क्यों होल्ड पे डालता है? बिकॉज उस अकाउंट की वजह से बाकी सारे लोग जो है वो वेटिंग कंडीशन पे जाएंगे। मतलब आपका एक ट्रांजेक्शन हो गया तो आप रुको, दूसरों को चांस मिलना चाहिए, फिर तीसरा, फिर आपके पास फिर से आएगा डेटाबेस। लेकिन आप एक ही अकाउंट से बार बार डेटाबेस को रिक्वेस्ट कर रहे हो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन के साइट पे कुछ प्रोडक्ट्स देख रही हूँ और मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट देखा उसको पे किया, ठीक है, फिर से मैंने 2 सेकंड बाद दूसरा प्रोडक्ट देखा उसको पे किया, फिर तीसरा देखा उसको, ऐसे मैंने 10 टाइम्स किया। बट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सारे प्रोडक्ट को एक ही बार सिलेक्ट करके एक ही बार उसका पेमेंट करूँ, ये मेरा ऑप्शन है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं एक एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके पे कर रही हूँ। सिलेक्ट किया, पे किया, इससे क्या होता है, वो डेटाबेस के ऊपर मेरे एक ही डिवाइस से मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रहे हैं, तो वो मुझे क्या करेगा, होल्ड करेगा कि रुको अभी, पहले बाकी लोगों को मिले चांस, उसके बाद फिर से वो मेरे पास आएगा। इससे क्या होता है, डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, बाकी लोग क्यू में नहीं जाते हैं, एक एक को चांस मिलता है, इससे डेडलॉक प्रिवेंट होता है। देन सेकेंड इज डेडलॉक डिटेक्शन। ओके, सो डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होता है, detecting deadlock situation in advance is always a good instead of aborting the transaction. A deadlock avoidance mechanism is used to detect the deadlock situation in advance. An algorithm that examines the state of system is called the periodically check occurrence of the deadlock. तो डेडलॉक डिटेक्शन यानी क्या,
तो डेडलॉक डिटेक्शन यानी वेट फॉर अ ग्राफ. ओके, तो वेट फॉर अ ग्राफ इन द सेंस व्हाट, तो उसकी वेट फॉर अ ग्राफ यानी एक मेथड है जो हम लोग डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. वेट फॉर ग्राफ यानी नाम से आपको समझ में क्या आ रहा है कि वेटिंग कंडीशन जो है आपको चेक करनी है. तो वेटिंग कंडीशन कैसे चेक करोगे, और वेट फॉर अ ग्राफ स्कीमा यूज द ग्राफ said to be edges and vertex nodes to detect the deadlock in the system. A node is created when the transaction enters into systems. तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे एक टोटल T1, T2, T3 एंड T4 इस तरह के 4 वेक्टर्स है. तो आपको अगर चेक करना है कि मेरे सिस्टम के अंदर डेडलॉक डिटेक्शन या फिर डेडलॉक होने वाला है कि नहीं, तो आपको क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है आपके पास, उतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का आपको वर्टेक्स बनाना है. तो वर्टेक्स इन द सेंस व्हाट, कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है T1 काउंट किया है, देन T2 उसको सर्कल किया है, T3 उसको सर्कल किया है, देन T4 किया है. तो ये हो गए आपके 4 वर्टेक्स. ओके, देन आपको इसको क्या करना है, एजेस बनाने हैं. तो एजेस कैसे बनाएंगे, when transaction T1 request for a lock on a resources X which is held by some other transaction Tj, a directed edges created from Ti to Tj. ओके, नोड इसको हम लोग बोलते हैं नोड. तो नोड इज क्रिएटेड व्हेन ट्रांजैक्शन एंटर्स इनटू सिस्टम. तो अपने पास टोटल कितने नोड्स है, 4, T1, T2, T3, T4. जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रहा है, सपोज पहली रिक्वेस्ट आई मेरी T1 से T2 की तरफ, ठीक है, T1 से T2 की तरफ, तो मैं क्या बनाऊंगी, उसका एक एज बनाऊंगी, एज यानी एरो बनाऊंगी. तो T1 से मैंने T2 की तरफ एक एज बनाई. This edge, then उसके बाद this edge is removed when Tj release the resources X and Tj is locks that resources. तो T1 ने T2 की तरफ जो है रिक्वेस्ट सेंड की है. देन आप लोग ग्राफ में डायरेक्टली देखिए, T1 ने एट अ टाइम T3 की तरफ भी रिक्वेस्ट सेंड की है. ओके, अभी T2 का जो ट्रांजेक्शन चल रहा है उसके ऊपर एट अ टाइम 2 रिक्वेस्ट आई है. ओके, देन उसके बाद T2 ने खुद T4 की तरफ भी एक ट्रांजेक्शन सेंड किया है. तो अगर आप लोग ग्राफ को अच्छे से देखोगे तो डेडलॉक की सिचुएशन कहाँ पे आएगी, तो T2 की तरफ आएगी, बिकॉज उसके यहाँ पे एट अ टाइम 2 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं और एक ट्रांजेक्शन जा रहा है. तो ये हम लोगों को कैसे समझ में आता है, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, T2 का जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो T2 का ट्रांजेक्शन को हम लोग प्रॉपरली हैंडल करेंगे, या फिर वो डेटाबेस है वो उसको प्रॉपरली हैंडल करेगा. वो हैंडल कैसे करेगा कि जब T1 ने रिक्वेस्ट सेंड की थी उसका टाइमिंग और T3 ने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी उसका टाइमिंग, ये दोनों के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, जिसने पहले रिक्वेस्ट सेंड किया था उसका ट्रांजेक्शन पहले होगा, और जिसने उसके बाद सेंड किया था उसका ट्रांजेक्शन उसके बाद होगा. तो सपोज T1 ने अगर 10 बजे सेंड किया था रिक्वेस्ट और T3 ने 10:02 में किया था, तो वो T3 को होल्ड पे रखेगा, पहले T1 के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा और फिर T3 के ट्रांजेक्शन को वो कंप्लीट करेगा. ओके, तो इस तरह से हम लोग डेडलॉक को डिटेक्ट करके पहले से ही वो साइकिल को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं. क्लियर है डेडलॉक डिटेक्शन? यस मैम. सबको क्लियर? दिव्या, शिफा? ओके, देन और इतना टेंशन मत लो, ये थ्योरी वगैरह आपको ऐसे लिखने के लिए वगैरह नहीं आती है और ना ही इसके ऊपर एग्जांपल वगैरह आते हैं. इसके ऊपर खाली आपको डेफिनेशंस आएंगे कि डेडलॉक क्या है, देन वेट ग्राफ क्या रहता है. अब इसके ऊपर सॉल्विंग वाली चीजें नहीं आती है, तो खाली जो थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करके लो कि इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं. देन लास्ट वन इज डेडलॉक रिकवरी. तो डेडलॉक रिकवरी में क्या होता है, मैंने इसकी फोटो नहीं निकाली शायद, अच्छा एक सेकेंड बेटा. तो डेडलॉक रिकवरी दिख रहा है सबको? यस मैम, दिखता है.
ओके, तो डेडलॉक रिकवरी में क्या होता है? व्हेन डेडलॉक इज डिटेक्टेड बाय द सिस्टम, द ओनली वन सॉल्यूशन इज रिकवरी फॉर ऑफ डेडलॉक. द बेस्ट वे ऑफ recovery is rollback operation. In a recovery process 3 actions are taken. तो डेडलॉक डिटेक्टेड बाय द सिस्टम, ये तो हमने देख लिया कि सिस्टम जो है खुद से ही डिटेक्ट करती है कि डेडलॉक जो है जनरेट हो गया है. तो डेडलॉक जनरेट होने के बाद आपका डेटाबेस क्रैश हो जाता है मोस्टली, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाता है. तो हैंग होने के बाद जब वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट करता है, तो जहाँ से वो हैंग हुआ था वहां तक के ट्रांजैक्शन उसके पास रहते हैं, बट जो क्यू में थे जिसको उसने स्टार्ट ही नहीं किया था, ऐसे ट्रांजैक्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं. तो उस टाइम पे रिकवरी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूजर को नहीं पता कि इंटरनली क्या चल रहा है. मतलब कि मैंने रिक्वेस्ट किया है पे करने का, बट मेरा अगर बफरिंग हो रहा है तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि डेटाबेस अंदर जो सिस्टम के लिए मैं भेज रही हूँ वो डेटाबेस में डेडलॉक हुआ है या फिर उस डेटाबेस के अंदर क्रैश हुआ है. तो मैं क्या समझूंगी कि अरे मेरा तो बफरिंग हो रहा है, मेरा रिक्वेस्ट गई है, पे हो जाएगा, पे हो जाएगा. ऐसे यूजर वेटिंग में रहता है. तो वो डेटाबेस के पास क्या होना चाहिए? रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए. रिकवरी यानी जो ट्रांजेक्शन छूटे थे हैंग होने के बाद उसको फिर से वापस लाना, दैट इज रिकवरी. व्हेन डेडलॉक इज डिटेक्टेड बाय द सिस्टम, द ओनली वन सॉल्यूशन इज रिकवरी ऑफ द डेडलॉक. द बेस्ट वे ऑफ रिकवरी इज रोल बैक ऑपरेशन. इन अ रिकवरी प्रोसेस 3 एक्शंस आर टेकन. तो उसके अंदर थ्री एक्शंस होते हैं: सिलेक्शन ऑफ विक्टिम, रोल बैक एंड स्टारवेशन. तो सिलेक्शन ऑफ विक्टिम में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटेक्ट दैट विच ट्रांजेक्शन शुड बी रोल बैक टू रिकवर द सिस्टम. इट इज नेसेसरी टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन विच हैज अ मिनिमम कॉस्ट. Okay, the minimum cost depends upon the various factors: the data items used by the transaction, time duration of the transaction to complete its assigned task, and number of total transaction need to be rolled back. तो बेसिकली जब अपना डेटाबेस हैंग हुआ था उस वक्त जो क्यू लगी थी डेटाबेस के लिए, वो सपोज 10 ट्रांजेक्शन की क्यू थी, अलग अलग 10 यूजर्स ने जो हमें रिक्वेस्ट दी थी और उस टाइम पे अपना डेटाबेस क्रैश हो गया. तो सिलेक्शन ऑफ विक्टिम में क्या सिलेक्ट होता है कि ऐसे चीजों या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन को ही रोल बैक करो जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो. इसके लिए मिनिमम हो कि सपोज अगर किसी ने 100 रुपीज के लिए रिक्वेस्ट डाली थी और दूसरे बंदे ने, जिसका रिकवरी नहीं हो, मतलब कि जो डेटाबेस जब हैंग हुआ था तब उसकी रिक्वेस्ट आई थी और उसने 1 लाख की रिक्वेस्ट डाली थी. तो जब आप लोग रोल बैक करोगे, ठीक है, और रोल बैक करने के बाद भी गारंटी नहीं रहती कि आपका सिस्टम सही से चलेगा कि नहीं चलेगा. तो उस टाइम पे डेटाबेस जो क्या करता है, जो मिनिमम कॉस्ट वाली रिक्वेस्ट रहती है ना, उसको खाली रिकवर करता है. क्यों? बिकॉज जो 1 लाख वाला है उसको अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट को रिकवर कर लिया और बाद में डेटाबेस अगर इनकंसिस्टेंसी फॉर्मेट में गया तो दोनों तरफ के डेटाबेस पे 1 लाख का जो है इफेक्ट होगा. ना यहाँ पे वो 1 लाख दिखेंगे, ना जिसके पास से गए हैं उसके डेटाबेस पे दिखेंगे. ओके, तो यूजर क्या करेगा? फिर कंप्लेन करेगा कि मेरे यहाँ से पैसे डिडक्ट हो गए बट अपने सिस्टम में अपडेट नहीं हुए हैं. तो ये जो रहता है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है. इसके लिए डेटाबेस क्या करेगा कि ऐसे रिक्वेस्ट को रिकवर करेगा जो मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करती है. तो अगर सपोज 100 रुपीज का भी अगर लॉस हो जाता है या फिर 100 रुपीज हमें 8 दिन बाद मिलते हैं तो दैट इज ओके, यूजर कुछ ऐसे हंगामा नहीं करेगा. लेकिन वही चीज अगर 1 लाख के लिए हो गई तो यूजर जो है बैंक में 10 बार कॉल करेगा, 10 बार वो जहाँ पे वो ट्रांजेक्शन कर रहा था उनको कॉल करेगा. तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ऐसे रोल बैक करेंगे सिचुएशंस जो मिनिमम कॉस्ट रहता है, और वो भी सिलेक्ट करते हैं. अगर 10 रिक्वेस्ट है अपने पास क्यू में तो उसमें से कौन सा जो है मिनिमम कॉस्ट वाला है और हम लोग उसको ही रिकवर करते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, selection of victim. Second step is rollback. After finalizing the transaction to be rollback, we have to decide up to which previous point it should be rollback. Rollback operation has 2 options: total rollback and partial rollback. तो सिलेक्शन विक्टिम में आपका डिसाइड हो गया कि मुझे ये 3 लोगों का रिकवर करना है. ओके, तो वो 3 जो रिक्वेस्ट रहेंगे उसको हम लोग रोल बैक करेंगे. तो रोल बैक करने के लिए हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है. या तो आप लोग टोटल रोल बैक करो. टोटल रोल बैक यानी अबाउट द होल ट्रांजेक्शन एंड रीस्टार्ट. उसके जो ट्रांजेक्शन चल रहा था उसको रीस्टार्ट ही कर दो, मतलब अबॉर्ट करो, डायरेक्टली उसको यूजर को मैसेज सेंड करो कि ट्रांजेक्शन इज
फेल, तो यूजर क्या करेगा, फिर से सारे डिटेल्स एंटर करेगा, या फिर पार्शली यानी जहां से स्टॉप हुआ था अपना डेटाबेस काम करना वहीं से स्टार्ट करो, दैट इज पार्शियल रोलबैक. Okay, then third one is starvation. In a deadlock handling mechanism, the selection of transaction to the rollback, that is victim, depends upon the cost fact. ओके जैसे मैंने बोला कि आप लोग वही ट्रांजेक्शन को जो है रोल बैक करोगे जिसका कॉस्ट मिनिमम रहेगा. Sometimes it is possible that some transaction may be selected multiple items in a multiple deadlock situation. In such a case, it will difficult for the victim transaction to complete its execution. It is called the starvation. Hence, it is necessary that transaction should not be selected as a victim many number of times. To achieve this, the number of rollback of every transaction should be maintained the cost factor. तो starvation यानी क्या कि जो हम लोग विक्टिम को हमने जो सिलेक्ट किया है कि इसने पापा 100 रुपीज की रिक्वेस्ट डाली थी तो हम लोग इसको रोल बैक करेंगे, लेकिन वो जो 100 रुपीज की रिक्वेस्ट है वो यूजर के पास 10 बार आ गई है या फिर 5 बार आ गई है ट्रांजेक्शन में, तो हम लोग ऐसे यूजर को नहीं सिलेक्ट करेंगे. क्यों? बिकॉज उसने एक ही डेटाबेस के लिए मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट सेंड की है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमेजोन का कि मैं 10 प्रोडक्ट के लिए 10 बार पे कर रही हूँ, तो दैट इज स्टारवेशन. तो ऐसे अगर विक्टिम आपके पास है तो आप लोग ऐसे विक्टिम को सिलेक्ट नहीं करते, आप लोग उसको डिलीट करते हो. आप लोग उसी विक्टिम को सिलेक्ट करोगे जिसने आपको सिंगल रिक्वेस्ट सेंड किया है और जिसका मिनिमम कॉस्ट है. ओके और इसी सिचुएशन में आपका जो डेटाबेस है वो रिकवर करके देगा, अदरवाइज वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा और वो पूरी तरह से नया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा. क्लियर है? Selection of victim, rollback and starvation. Yes, ma'am. Any doubt? किसी को डाउट? कैफ, दिव्या, शिफा? मैम ये पूरा ट्रांजेक्शन हमें नहीं ना करना होता है, ये सिस्टम ही करता है ना. हाँ हाँ हाँ, ये सिस्टम करता है. आपको इसमें से मतलब आप लोग ऐसे पीसी के सामने बैठ के आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें इंटरनली होती है, जैसे कि रोल बैक होना, स्टारवेशन होना, सिलेक्शन ऑफ विक्टिम, ये सारी चीजें बाय सिस्टम होती है. आपको खाली और रिक्वेस्ट डालना है डेडलॉक कि जैसे हैंडलिंग भी हमें नहीं ना, वो ऑटोमेटिक ही होता है ना. हाँ हाँ ऑटोमेटिकली ही होगा. जैसे कि देखो जैसे आप लोगों को ना साइन अप करना रहता है, ठीक है, साइन अप करना है ये चीज आपको पता है तो आप लोग खुद से करते हो क्या? आप लोग खाली क्या करते हो, यूजर नेम डालते हो, एज डालते हो, बर्थ डेट डालते हो, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें डालते हो. बट एक्चुअल में जो साइन अप होता है या फिर कोड जो रन होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनली रन होते हैं ना. आपने कभी देखा है साइन अप के कोड को रन होते हुए किसी भी अकाउंट पे? नहीं. तो सेम सिचुएशन है, आपको खाली क्या करना है कि सब मुझे अभी डेडलॉक को हैंडल करना है तो मैं क्या करूंगी, डेडलॉक वाले बटन पे क्लिक करूंगी. मुझे अभी देखना है कि इसमें मेरे जो ग्राफ बन रहा है या फिर जो मेरे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं वो ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे सपोज, तो मैं क्या करूंगी, वो वाले ट्रांजेक्शन के लिए वेट ग्राफ का ऑप्शन डालूंगी. तो मेरे पास सब रेडी रहता है और इसके लिए जो लोग काम करते हैं ना वो खास मतलब अलग लोग रहते हैं. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा डेस्कटॉप इंजीनियर, ऐसे प्रोफाइल का भी आपने सुना है, डेस्कटॉप इंजीनियर. ये लोगों का ये काम रहता है कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं डेस्कटॉप इंजीनियर. तो आपको ऐसे बैठ के कोई सिचुएशन हैंडल करने की जरूरत नहीं रहती. ओके. क्लियर है सबको? यस मैम. ओके देन, ठीक है, चलो बाय बाय.